पल्लव बागला हमारे साथ है स्टूडियो में, हमारे सहयोगी। पल्लव, ये जो मिशन है, जाहिर है चंद्रयान के बाद लोगों में बड़ी उत्सुकता है इसको लेकर और बहुत एक्साइटमेंट भी है इस मिशन को लेकर। इसको थोड़ा आप समझाइए कि हम अब क्या रिसर्च इस मिशन के जरिए वहां पर करेंगे और ये जो L1 पॉइंट है इसको भी थोड़ा समझाइए। देखिए, आदित्य सैटेलाइट भारत की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है और इसका सफल प्रक्षेपण हो गया। बड़े प्रिसाइज तरीके से इसको करेक्ट ऑर्बिट में भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने पहुंचा दिया है। अब इसका 125 दिन का सफर शुरू होगा, जिससे आदित्य को धरती और सूरज के बीच में 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, माने 15 लाख किलोमीटर दूर इसको एक हेलो ऑर्बिट में बैठाया जाएगा, जहां पे अर्थ और सूरज के बीच की ग्रेविटी ऐसी होती है कि उस जगह अगर सैटेलाइट रख दिया जाए तो वहां पे फ्यूल बहुत कम खर्च होता है और सैटेलाइट को लंबी लाइफ मिल सकती है। लेकिन खास बात है, एक बारी जब ये 125 दिन बाद L1 पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां से ये कंटिन्यूअस 24/7 365 डेज सूरज की ओर नजर रख पाएगा। ये भारत का वैज्ञानिक मिशन है, इसमें 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं और उसके साथ साथ ये एक कवच की तरह भी काम करेगा, क्योंकि अक्सर जब सूरज में स्टॉर्म्स आते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि सोलर स्टॉर्म्स और सोलर विंड आती है, और जिसको कहते हैं कि कभी सूरज गुस्सा हो जाता है, तब जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट होते हैं, हमारे पास 50 से ज़्यादा तो भारत के सैटेलाइट हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खराब हो जाती है। तो उसको सेफली शट डाउन करने के लिए, पावर डाउन करने के लिए ये एडवांस वार्निंग भी देगा। तो भारत ने 400 करोड़ के करीब का ये आदित्य L1 सैटेलाइट बनाया है। ये 2-in-1 मिशन कहूँगा मैं इसको। एक तो विज्ञान करेगा और गहरा विज्ञान करेगा। भारत के बहुत ढेर सारे वैज्ञानिकों ने इसमें 7 अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं और सारे भारत में बने हुए हैं। और दूसरा, ये पैनी नज़र भी रखेगा सूरज पे और पता लगाएगा कि कब सूरज गुस्सा होने वाला है और गुस्सा होगा तो उससे कैसे बचाव किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आदित्य L1 जब एक बारी अपनी उस L1 पॉइंट वाली कक्षा पे पहुंचेगा, अभी 125 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। बिल्कुल 125 दिन का वक्त लगेगा उस कक्षा तक पहुंचने में, इस मिशन को L1 जिस जगह का नाम है, जो पॉइंट है। यहाँ पर पल्लव ये भी आप समझाइए, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि सूरज से सिर्फ प्रकाश ही या सिर्फ हीट ही नहीं आती है दुनिया तक, ये सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म्स, इनसे बचना कितना जरूरी है? ये कैसे असर डालते हैं न सिर्फ सैटेलाइट्स पर बल्कि पृथ्वी के वातावरण पर? देखिए, जब सोलर स्टॉर्म होते हैं वो इतने बड़े होते हैं और इतने चार्ज पार्टिकल और प्लाज्मा उसमें निकल के आता है कि पूरी धरती को वो कवर कर सकता है एक बारी में। ये होते कई बार ही हैं, लेकिन जब उसका डायरेक्शन ऐसा हो कि वो सीधा धरती की तरफ आए, तब धरती पे खतरा होता है। तो उससे बचने का तरीका यही होता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को पावर डाउन करें और उससे बचा जाए। हाल में एक सोलर स्टॉर्म में स्टारलिंक जो सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, उसके करीबन 3 दर्जन सैटेलाइट जो थे वो ध्वस्त हो गए थे। तो ये बड़ा रियल थ्रेट है और जितना ज़्यादा हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पे और टेक्नोलॉजी पे निर्भर होते जाते हैं, तो ये फोरकास्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको मैं बताऊं, देखिए, भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने साउथ पोल के करीब मक्खन जैसी सॉफ्ट लैंडिंग करी। क्या शानदार दिन था वो। और उसी के कुछ दिन बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने रिलेंटलेसली काम करके, वो वैज्ञानिक सोए नहीं, दिनों रात 14 दिन प्रज्ञान और विक्रम के काम करने में लगे रहे और उसके साथ साथ ये सूर्य मिशन भी किया। तो एक चांद की ओर रुख किया जहां शिव शक्ति पॉइंट पे गए, और दूसरा ये जिसको मैं कह रहा हूं सूर्य नमस्कार है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का सूरज की ओर। तो ये जो बैक टू बैक इवेंट्स हुए हैं, इससे
कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग जाएगा। खासकर कुछ ही दिनों में इतने देशों के लीडर नई दिल्ली में G20 की मीटिंग के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ज़रूर दिखाएंगे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हमारे सैटेलाइट धरती के चारों बगल भी हैं, चांद की कक्षा में भी हैं, 2 सैटेलाइट, 2 रोबोटिक मिशन सरफेस पे, और अब एक सूरज की तरफ भी जा रहा है। बिल्कुल पल्लव, दिखाना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत गौरव की बात है पूरे देश के लिए कि हम लगातार कामयाब मिशन जो है वो अंतरिक्ष की तरफ भेज रहे हैं। लेकिन चंद्रयान का भी आपने जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले की बात है जो हमने देखा उस मिशन को लॉन्च होते हुए, सफलतापूर्वक चांद पर लैंड होते हुए। उस मिशन का क्या अपडेट है? वो 14 दिन का वक्त अब पूरा हो रहा है। जी देखिए, चंद्रयान में इस वक्त 3 हिस्से हैं। एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो चांद के चक्कर काट रहा है, अपना काम कर रहा है, और प्रज्ञान और विक्रम दोनों चांद की सतह पे हैं। वो 14 दिन का जो सनलिट पीरियड था, डॉन पे हमने लैंडिंग की थी, लूनर डॉन पे, वो खत्म होने वाला है। और कल सुबेरे धरती के कल सुबेरे चांद की ओर अंधेरा होगा, चांद की रात शुरू होगी। तो इस वक्त 100 मीटर से ज़्यादा रोवर जो है वो चांद की सतह पे चल चुका है, अभी इसरो के चेयरमैन ने बताया। और उसका अब जो एक स्लीप मोड है उसकी शुरुआत करी जाएगी, क्योंकि 14 दिन जिनने काम कर लिया, अब उसको 14 दिन अंधेरे के मिलेंगे जिसमें कि सोलर पावर नहीं होगा, तो विक्रम और प्रज्ञान दोनों काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन 14 दिन जो अंधेरे के हैं, उस टाइम पे जो चांद की सतह का टेम्परेचर है वो करीब -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो उस वक्त पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं और अक्सर खराब हो जाते हैं। तभी इस चंद्रयान 3 की जो नॉमिनल मिशन लाइफ थी वो 14 दिन थी। अब इसको विक्रम और प्रज्ञान को सोने के लिए बैठाया जाएगा और चांद की सतह पे वो सोएंगे, और उम्मीद रखनी चाहिए कि 14 दिन बाद जब वापस उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाए तब और यहां से एक अलार्म बजाया जाए, जागिए विक्रम, जागिए प्रज्ञान, तो वो जाग जाएं। अगर जाग गए तो बल्ले बल्ले बहुत मजा आएगा। चलिए, तो चांद पर जो है वो शाम होने वाली है और वहां से जो हमारा मिशन है वो करीब करीब पूरा हो रहा है और नए मिशन का उदय यहाँ पर हो रहा है, जो कि आदित्य L1 है, जिसको भेजा गया है। 125 दिन का वक्त लगेगा अपनी कक्षा में इसको स्थापित करने के लिए। मैं एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं। अगर इसको देखा जाए तो एक बॉलीवुड का बड़ा अच्छा गाना है, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, और वही दर्शा रहा है। ये प्रज्ञान और विक्रम सोने की तैयारी में हैं और सूरज की तरफ हमारा आदित्य मिशन जा रहा है। चलिए, तो चांद के बाद अब सूरज की बारी है और ये जो मिशन है ये भेज दिया गया है। इस पर भी आपको हम जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पल्लव आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।